अध्याय 47। आपको लगता है कि मैं गंदा हूँ। जैसे ही कायांग और हुमेइर की आकृतियां एक सामने एक पीछे ब्लैकविन फॉरेस्ट में चली गईं, दो आकृतियां कुछ पेड़ों के पीछे से निकलीं। लोगों में से एक ने अत्यधिक घृणा का मुखौटा पहन रखा था और उसने कायांग की घटती हुई आकृति को देखा। उसके आकर्षक चेहरे पर हल्का बैंगनी रंग भी था। एक नज़र में आप बता सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में उसे पिटाई का सामना करना पड़ा था। जबकि दूसरे व्यक्ति की अभिव्यक्ति वास्तव में दुर्भावनापूर्ण थी। हुमेइर के हिलते कुल्हों को घूरते हुए उसकी आंखों में एक कामुक चमक चमक उठी। जूनियर भाई चेंग, आपको उस प्रकार के लोगों ने पीटा था। उस युवा का ठंडा और सख्त चेहरा चेंग शाओफैंग की ओर देखा। हालांकि आपने अभी प्रारंभिक चरण में प्रवेश किया है और कुछ हद तक कमजोर हैं, आप इतने कमजोर नहीं हैं कि उसका मुकाबला न कर सकें। वह आदमी ऐसा लगता है जैसे वह केवल संयमित शारीरिक अवस्था में है। चेंग शाओफैंग ने अपना बचाव करना शुरू किया। मैं तब थोड़ा लापरवाह था और वह आदमी वास्तव में अजीब है, क्योंकि जब उसने लड़ना शुरू किया तो उसने अपने जीवन की पूरी तरह से उपेक्षा की। जैसे ही मैंने अपना कृपाण बाहर निकाला, उसने वास्तव में उसे रोकने के लिए अपनी हथेली का उपयोग किया और जैसे ही कृपाण उसके हाथ में घुस गया, वह चिल्लाया भी नहीं। उसने न केवल मेरे कृपाण को रोका, बल्कि उसने मेरी एक भुजा को भी स्थिर कर दिया और इसी कारण मैं हार गया। ओह, ये थोड़ा दिलचस्प है। केवल अगर हम प्रतिस्पर्धा करते हैं तो कौन अधिक उग्र होगा? चेंग शाओफैंग ने हंसते हुए उसका अनुसरण किया। बेशक ये वरिष्ठ भाई नूताओ है जो अधिक मजबूत है, वह आपकी तुलना कैसे कर सकता है? क्या आपने अभी तक उसकी स्थिति की पूरी जांच की है? हम किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति को भड़का या नाराज नहीं कर सकते। नूताओ ने उससे ध्यान से पूछा। मैंने स्पष्ट रूप से जांच की है। स्काई टॉवर में ये लड़का केवल एक परीक्षण शिष्य है जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। अगर आप इस तरह किसी को मार भी दे तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। हाँ, परीक्षण शिष्य। मेरी जानकारी के अनुसार स्काई टॉवर में केवल 10 परीक्षण शिष्य हैं, है ना? वह उनमें से एक है। नूताओ ऐसे हंसता रहा जैसे उसने कोई बहुत अच्छी खबर सुनी हो, क्योंकि जैसे ही उसने 2 शब्द सुने, परीक्षण शिष्य, उसकी सारी चिंताएं दूर हो गईं। ये लोग स्काई टावर के लिए अपमानजनक थे। उसके लिए किसी पर हाथ डालना या यहाँ तक कि एक को खत्म करना स्काई टावर पवेलियन पर एक एहसान करना होगा। पहले मुझे डर था कि लोग यहाँ आएंगे, इसलिए मैं लापरवाही से हमला नहीं कर सकता था। किसने सोचा होगा कि यह लड़का अप्रत्याशित रूप से उस फोहर के साथ ब्लैकविन फॉरेस्ट की गहराई में चला जाएगा? इससे चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। नूताओ ने अतुलनीय रूप से अश्लील ढंग से हंसते हुए कहा। ऐसा लगता है कि कनिष्ठ भाई न केवल अपना बदला ले सकता है, बल्कि महिलाओं के साथ भी उसका कुछ भाग्य है। ये वास्तव में एक पत्थर से 2 शिकार करना है। चेंग शाओफैंग भी हंसने लगे। वरिष्ठ भाई, इस प्रकार के शब्द कहकर आप एक सहायक हैं जिसे मैंने बुलाया है। तो अगर अच्छी चीजें हैं तो ये कनिष्ठ भाई अकेले उनका आनंद कैसे ले सकता है? बाद में, एक बार जब वरिष्ठ भाई अपनी मौज मस्ती कर लेगा, तब कनिष्ठ भाई भाग लेगा। हुमेइर की तारांकन, हालांकि वह अपने नैतिक मूल्यों में ढीली है, वह युवा है और उसका शरीर निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। ठीक है, कोई आए और इन तारांकन टाज को मार डाले। जूनियर भाई वास्तव में उदार है। नूताओ शुरुआत करने के लिए थोड़ा अधीर था और उसने कहा, चलो, खोने का कोई समय नहीं है। आइए जल्दी से उन्हें पकड़ें और हमला करने का एक अच्छा अवसर खोजें। इन 2 लोगों के लिए कायांग को मारना एक सरल काम था। जबकि दिन के उजाले में आकाश को अपने बिस्तर के रूप में रखते हुए वे एक साथ तारांकन हुमेइर कर सकते थे। यही वह चीज थी जिसका वे सबसे अधिक इंतजार करते थे। जब समय आया, हुमेइर ने प्रतिशोध लिया या नहीं, इस पर उन्हें विचार करने की आवश्यकता नहीं थी। ये तारांकन व्यक्ति, जब तक वे उसे खुशी का एहसास कराते हैं, वह खुशी से और अधिक चाहेगी, तो वह प्रतिशोध लेने की हिम्मत कैसे करेगी? सबसे अधिक संभावना यह है कि वह खुद को केवल उस जबरदस्त और अपमानजनक आनंद की अनुभूति में डुबो देगी और किसी और चीज के बारे में सोचना बंद कर देगी। ये दोनों लोग नौसिखिया नहीं थे और अक्सर अपना समय ब्लैक प्लम विलेज के रेड लाइट जिले में बिताते थे। स्वाभाविक रूप से वे जानते होंगे कि हुमेइर जैसी महिलाओं को कैसे संतुष्ट किया जाए। गहरे काले पवन वन में कायांग अभी भी चल रही थी और ठंडी हंसी के लिए चारों ओर घूम रही थी। हुमेइर अभी भी थोड़ा आशंकित थी, लेकिन कायांग को बार बार इस तरह अभिनय करते देखने के बाद वह अब डरी हुई नहीं थी। न केवल वह डर रही थी, बल्कि उसने कायांग की गति की बराबरी कर ली थी। उसने अंतरंगता से कायांग की बांह खींची और उसकी बांह को अपनी भरी और मुलायम छाती से ढक दिया। कायांग विचलित हो गए, लेकिन जब उन्हें इस महिला की शैली याद आई तो उनकी उत्तेजित भावनाएं तुरंत दूर हो गईं। आप क्या परेशानी पैदा करना चाहते हैं? कायांग नाराज थी। एक बार मेरे साथ चलो। भविष्य में मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगा। चारों दिशाओं में किसी भी इंसान का कोई निशान नहीं था और हुमेइर ने अपने शब्दों के पीछे के इरादे को छिपाने की जरा भी जहमत नहीं उठाई। उसने ये शर्मनाक बातें कहने की हिम्मत भी की। जाओ और सपना देखो। क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? हुमेइर की आकर्षक आंखें रेशम की तरह थी। क्या मेरा फिगर अच्छा नहीं है? क्या आप जरा सा भी विचलित नहीं हुए? एक महिला की पहचान उसके बाहरी और आंतरिक गुणों से होती है। आपका बाहरी हिस्सा बुरा नहीं है और आपका इस पर गर्व करना उचित है, लेकिन आपका अंदरूनी हिस्सा देखने में असहनीय है। कायांग ने उसकी ओर उदासीनता से देखा। ये शब्द थोड़े भारी थे। हुमेइर ने अपना चेहरा नीचे करते हुए पूछा, तुम्हें लगता है कि मैं गंदा हूँ? हाँ, कायांग ने सीधा उत्तर दिया। हुमेइर का आकर्षक चेहरा कांप उठा और उसने उपहास किया, आप स्काई टॉवर में एक परीक्षण शिष्य के अलावा और कुछ नहीं है। हालांकि मेरी ताकत आपके जितनी नहीं है, मैं ब्लड ग्रुप हेड की बेटी हूँ। तथ्य यह है कि मैं आप पर विश्वास कर सकता हूँ, यह आपका सौभाग्य है, और फिर भी आप अप्रत्याशित रूप से अपना सौभाग्य नहीं देख सकते जब वह आपके सामने हो। क्या आप जानते हैं कि बाहर कितने पुरुष मेरे बारे में विचार रखते हैं? हाँ, कम से कम 2 घृणित। तो फिर आपके शाही महल में उन लोगों को ढूंढने जा सकते हैं। मुझे परेशान करने की क्या जरूरत है? कायांग ने उदासीनता से उत्तर दिया। कायांग, जब दूसरे तुम्हें अपमानित कर रहे हो तो बेशर्म मत बनो। अगर मैं लौटकर अपने पिता को बताऊं कि मुझे यहाँ अपमानित किया गया है, तो भले ही आप स्काई टॉवर के शिष्य हों, फिर भी आप कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। हुमेइर ने यथासंभव मधुर स्वर में फुसफुसाया। कायांग के रवैये ने उसे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था, जिससे उसका चेहरा खराब हो गया था। आखिर उसका रुतबा कोई कम नहीं था, उसे पहले इस तरह का अपमान कैसे झेलना पड़ा होगा। कायांग ने भी ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, मैं आपके शाही महामहिम से यह पूछने का साहस करता हूँ, अगर मैं आपको अभी यही मार दूं तो क्या आपके पास वापस आकर शिकायत करने का अवसर होगा? हुमेइर विचलित लग रही थी। उसके गुस्से ने उसे यह भुला दिया था कि वह ब्लैकविन फॉरेस्ट में गहरी थी और अगर कायांग ने वास्तव में उस पर हमला किया तो उसे निश्चित रूप से जीवित लौटने की कोई उम्मीद नहीं होगी। साथ ही किसी की हत्या करने के लिए भी यह आदर्श जगह थी। दूसरे शब्दों में, यदि वह सचमुच ही मर जाती तो उसकी मृत्यु व्यर्थ ही होती। जब उसने इस बारे में सोचा, हुमेइर सतर्क हो गई। कायांग को देखते हुए वह तुरंत कुछ कदम पीछे हट गई। उसने अपनी आवाज में तीखापन लाते हुए कहा, आप मजाक कर रहे हैं ना? मेरे धैर्य की एक सीमा है। कायांग ने उदासीनता से उत्तर दिया। हुमेइर ने कठोरता से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में उसका अपमान और रोष था, लेकिन उसने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। वह निश्चित नहीं थी कि कायांग के शब्द मजाक थे या नहीं।
जब हुमेई असमंजस में थी, कायांग अचानक सतर्क हो गई और एक निश्चित दिशा में देखने लगी। जानबूझकर या नहीं, कायांग हुमेई के सामने चली गई। एक बड़े पेड़ की ओर देखते हुए उसने कहा, बाहर आओ। हुमेई आश्चर्यचकित थी, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आ गया कि क्या हो रहा था। दो लोग अचानक पेड़ के पीछे से निकले और ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। उनकी हंसी भयावह और अजीब थी। एक ने बिना आराम किए कायांग को देखा और दूसरे ने हुमेई को। टील खुलासा, चेंग शाओफैंग कायांग को पसंद करता है। चेंग शाओफैंग, नूताओ। हुमेई ने उन्हें स्पष्ट रूप से पहचान लिया और संदेह में उनके नाम चिल्लाए, लेकिन पलक झपकते ही वह जान गई कि इन दोनों लोगों ने खुद को यहाँ क्यों दिखाया। इस बार ऐसा लग रहा था जैसे कायांग किसी वास्तविक खतरे में थी। नूताओ की अश्लील निगाहों से अनियंत्रित रूप से घूरने के कारण हुमेई का पूरा शरीर असहज महसूस करने लगा और उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वह कायांग के शरीर के पीछे चिप गई। बड़ी बहन मेई, यहाँ आओ। हम केवल उस आदमी की जिंदगी चाहते हैं, किनारे हो जाओ ताकि तुम गलती से घायल न हो जाओ। चेंग शाओफैंग ने कायांग के सामने लगभग 5 से 10 फीट की दूरी से पुकारा। जैसे ही उसने उसे चेतावनी दी, उसने धीरे से अपनी तरफ लटकी हुई कृपान को खींच लिया। नूताओ ने भी बात की। हंसते हुए उन्होंने कहा, ये सही है, अगर आप घायल हो जाते तो मेरा दिल दुखता। PS करेन द्वारा प्रायोजित, इसलिए कृपया उसे धन्यवाद दें। PS क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? कैरेट फिर से डबल रिलीज, इसलिए अध्यायों का आनंद लें। उम्मा, मेरे पास वास्तव में कहने के लिए और कुछ नहीं है और प्रत्येक अध्याय के अंत में कुछ लिखना मेरी आदत बन गई है। उम्मा, ठीक है, फिर आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको मेरे बारे में पूछना है तो पूछ लें। मेरी उम्र कितनी है इत्यादि। यदि मैं उन्हें उत्तर दे सकूंगा तो अवश्य दूंगा। मैं आपसे कोई भी प्रश्न पूछने के लिए नहीं कहता, ये केवल एक पूरक मात्र है। लेकिन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। शुभ संध्या हो और कल आप सभी से मुलाकात होगी। अध्याय 48 प्रमुख शक्ति। चेंग शाओफैंग और नूताओ ने पहले ही यहाँ आने का अपना उद्देश्य बता दिया था, जिससे कायांग चौंक गए। उसने कभी न सोचा था कि ये दोनों लोग इतने निर्दयी और हृदयहीन होंगे। वे वास्तव में एक विवाद पर उसे मारना चाहते थे। जैसे ही उसने इस जोड़े को ध्यान से देखा, हुमेई ने चुपचाप कायांग के कान में फुसफुसाया, कायांग, यदि तुम मरना नहीं चाहती हो तो मेरी बात मानो। आधे महीने पहले नूताओ प्रारंभिक तत्व 5वें चरण में आगे बढ़ा और चेंग शाओफैंग से तुलनीय नहीं है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वहाँ दो लोग हैं, आप निश्चित रूप से उनके मेल के नहीं हैं। आपके पास उनसे निपटने का कोई तरीका है? कायांग ने असंबद्ध होकर पूछा। मैं उनसे निपट नहीं सकता, लेकिन निश्चित रूप से उनमें मुझे मारने की हिम्मत नहीं होगी। जब तक आप मेरी शर्त से सहमत हैं, मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि आप नहीं मरेंगे। हुमेई की स्थिति स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की गई थी, इसलिए यदि वह वास्तव में कायांग की रक्षा करना चाहती थी तो चेंग शाओफैंग और नूताओ उसे अनदेखा नहीं कर पाएंगे और उसे अपना चेहरा नहीं दे पाएंगे। इस प्रकार अधिक से अधिक वे अपना गुस्सा निकालने के लिए कायांग की पिटाई करेंगे। कोई जरूरत नहीं है, कायांग ने धीरे से अपना सिर हिलाया। आप इतने अनिच्छुक हैं इस हद तक कि आप मरना पसंद करेंगे। हुमेई ने कायांग को ऐसे देखा जैसे वह किसी मंदबुद्धि को देख रही हो। उसकी आंखों में अविश्वास था। मुझे ये कहते हुए खेद है, मैं थोड़ा माइसोफोबिक हूँ। इसके अलावा कौन मरेगा या जिएगा, ये केवल मूर्तियों के आदान प्रदान के बाद ही निर्धारित किया जाएगा। कायांग ने शांति से अपने विपरीत दो लोगों को देखा। यह उत्तर पाकर हुमेई का चेहरा अनियमित रूप से बदल गया। थोड़ी देर के बाद उसने अपने हाथी दांत के दांतों से काटते हुए ठंडे स्वर में उपहास किया और प्रवाहट से कहा, चूंकि आपने ये रास्ता चुना है तो अंत तक इसका पालन करें। ये कहने के बाद वह लगभग 10 फीट पीछे हट गई और देखने के लिए अपनी बाहों को पार कर लिया। चेंग शाओफैंग जोर से हंसे, बड़ी बहन हुए वास्तव में आज्ञाकारी है। मैं बस इतना जानता था कि बड़ी बहन हुए हमें कोई असुविधा नहीं पहुंचाएगी। हुमेई ने बेहद बदसूरत चेहरा दिखाया और कोई नहीं जानता था कि वह अपने दिल में क्या सोच रही थी। नूताओ वह अजीब तरह से हंसा और कायांग को सिर से पांव तक आकार दिया। नूताओ ने अपनी उंगलियां चटकाईं और धीरे से अपना सिर हिलाया। तुम्हें कायांग कहा जाता है ना? जब तुम पाताल लोक पहुंचोगे तो तुम्हें मुझे दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि दूसरों के काम में दखल देने के लिए तुम्हें स्वयं को दोष देना चाहिए। क्या आप इसे स्वयं खत्म करना चाहेंगे या मैं इसे आपके लिए कर दूं? ये सवाल बेहद क्रूर था, लेकिन कायांग बस मुस्कुराए। यदि आप मेरी जान चाहते हैं तो अपनी क्षमता का उपयोग करके आएं और इसे ले लें। जैसे ही उसने ये कहा, उसने गुप्त रूप से ट्रूयान टैक्टिक्स को सक्रिय करना शुरू कर दिया। जैसे ही ट्रूयान रणनीति सक्रिय होने वाली थी, कायांग को पहले से ही अपनी छाती से एक हिंसक अनुभूति महसूस हुई और साथ ही उसके एक्यूपंक्चर बिंदुओं के माध्यम से गर्म ऊर्जा को चूसा जा रहा था। इस तेज गर्म ऊर्जा के भीतर बड़ी मात्रा में यांग की हुई थी। उस पल में कायांग की शिरोबिंदु बहुत गर्म थी। उसकी छाती से इतना गर्म धुआं निकलना शुरू हो गया था जिससे त्वचा काली होने तक झुलस गई थी। कायांग बहुत चिंतित हो गया था और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, उसकी शिरोबिंदु जो तेज दर्द का अनुभव कर रही थी, अनुकूलित हो गई और बड़ी मात्रा में यांग की हुई उसकी शिरोबिंदु में प्रवाहित होती रही। सचमुच पलक झपकते ही उसकी शिरोबिंदु यांग वर्ल्ड क्यूई से पूरी तरह भर गई और बिना रुके फूल गई। टपक टपक, यह उसकी आत्मा की गहराई से हलचल जैसा था और उसके डेंटियन के भीतर अप्रत्याशित रूप से एक और यांग तरल बूंद थी। थोड़ी देर बाद एक और टपकने की आवाज सुनाई दी। 3 सांसों के अंतराल में यांग लिक्विड की 2 बूंदें बनी। बस उस तीसरी बूंद में क्या बात थी, जैसे ही वह घनीभूत हुई वह गायब हो गई। उस क्षण के बाद ही यांग क्यूई का हिंसक उभार रुका। उज्ज्वल यांग पत्थर। इसके बारे में सोचते हुए कायांग ने उस ब्राइट यांग स्टोन को बाहर निकाला, जिसकी वजह से उसे छोटी रिटर्निंग छर्रों की बोतल की कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन ये पत्थर, जो पहले यांग ऊर्जा से लबालब भरा हुआ था, अपनी पूर्ण महिमा को कैसे बरकरार रख सका? भीतर ऊर्जा की एक बूंद भी नहीं बची। ये वास्तव में उस अल्प समय में उसके द्वारा पूरी तरह से आत्मसात कर लिया गया था। अंत में इसने यांग लिक्विड की केवल 2 बूंदें संघनित की। केवल इतना था कि इनमें से एक बूंद गायब हो गई थी, जिससे कायांग भ्रमित हो गई थी। उसके डेंटियन में मूल बूंद सहित केवल 2 बूंदें थीं। यह अवशोषण दर, क्या ये कुछ ज्यादा तेज नहीं है? यह मूलतः जबरदस्ती खाना खिलाना था, यहाँ तक कि उसे कोई प्रतिक्रिया भी नहीं करने देना था। कायांग का परिवर्तन चेंग शाओफैंग और नूताओ द्वारा देखा गया था। कायांग के सीने के क्षेत्र में बदलाव के कारण उन्हें थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन नूताओ के युद्ध के अनुभव के साथ उन्होंने तुरंत अपना हाथ लहराया और कहा, जूनियर भाई चेंग, मेरे पीछे आओ और आगे बढ़ो। मुझे डर है कि चीजें बदल गई हैं। ठीक है। जितनी जल्दी कायांग की मृत्यु हुई, चेंग शाओफैंग को उतना ही बेहतर महसूस हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना लंबा कृपाण उठाया और आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुखौटा था। 2 लोग अगल बगल, वे एक तूफान की तरह थे और पलक झपकते ही कायांग के सामने पहुंच गए। नूताओ की ताकत वास्तव में एक स्तर अधिक थी, इसलिए उसकी गति भी तेज थी। उसकी मुट्ठी वर्ल्ड क्यूई को कवर करते हुए आगे की ओर उड़ गई। अचानक सीधे कायांग के चेहरे पर वार करने लगी। प्रारंभिक तत्व 5वें चरण में उन्होंने पहले से ही विश्व क्यूई की काफी अच्छी मात्रा एकत्र कर ली होगी। एक मार्शल व्यवसाय की युद्ध कौशल को कम करके नहीं आंका जा सकता है।
नूताओ ने जो मुक्का मारा उससे हल्की सी सीटी की आवाज आई, जिससे स्पष्ट रूप से ये तथ्य प्रदर्शित हो रहा था कि वह किसी प्रकार के मार्शल कौशल का उपयोग कर रहा था। कायान ने चकमा नहीं दिया और मुक्का भी मारा। पेंक की आवाज आई और प्रभाव से कायान की कलाई की हड्डी टूट गई, जबकि उसकी मुट्ठी को ऐसा लगा जैसे उसे सैकड़ों रेजे से काट दिया गया हो। एक सेकंड में कई कद दिखाई दिए और वह कुछ कदम पीछे हटने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि नूताओ अजीब तरह से चिल्लाया, क्योंकि उसे लगा कि उसने लोहे के किसी धधकते गर्म टुकड़े पर प्रहार किया है। उसकी त्वचा और मांस सभी दर्दनाक रूप से जल गए थे और वह चिल्लाया, इतनी गर्म दुनिया क्यों हुई। अपनी प्रारंभिक तत्व पांचवें चरण की ताकत के साथ वह एक मार्शल अभ्यासकर्ता के खिलाफ बचाव करने में असमर्थ था जो टेम्पर्ड बॉडी स्टेज के हमले में था। ये वाकई थोड़ा अजीब था। जब इन दोनों लोगों के बीच मुखों का आदान प्रदान हुआ तो प्रत्येक व्यक्ति कुछ कदम पीछे हट गया। अपने कृपाण को पकड़कर चेंग शाओफैंग मैदान में शामिल हो गया। प्रतिशोध की उसकी इच्छा उग्र हो गई। जैसे ही उसने कायान की ओर जोर दिया, उसने उसे वहीं पर काट डालने का निश्चय किया। नूताओ के हमले का अनुभव करने के बाद कायान का सारा खून उबलने लगा था और उसकी हड्डियों से गर्माहट महसूस होने लगी थी। ऐसा लगा मानो उसके पास बिजली की कभी न खत्म होने वाली आपूर्ति हो। जैसे जैसे उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी, उसका मूल सौम्य दिखने वाला चेहरा द्वेषपूर्ण और उन्मादी हो गया। चेंग शाओफैंग की कृपाण का सामना करते हुए कायान ने इसे पकड़ने के लिए एक हाथ का इस्तेमाल किया। चेंग शाओफैंग ने उपहास किया, मैं पिछली बार से पहले ही सीख चुका हूँ। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि यह युवा मास्टर सचमुच एक ही स्थान पर 2 बार यात्रा करेगा? जैसे ही उसने ये कहा, उसने कायान की उंगलियों को काटने के लिए अपनी कृपाण घुमाई। कायान की प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी। यह महसूस करते हुए कि प्रतिद्वंद्वी का ब्लेड दिशा बदल रहा है, उसने अपना हाथ पकड़ लिया। लंबी कृपाण अभी भी कायान की एक उंगली को काटने में कामयाब रही, जिससे चेंग शाओफैंग का चेहरा खुशी से खिल गया। हुमेई ने बेहद परेशान होकर अपना मुंह ढक लिया, लेकिन जब उसे कायान का उसके प्रति रवैया याद आया तो उसने सोचा कि उसे टुकड़ों में काट दिया जाना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? चेंग शाओफैंग डर के मारे चिल्लाया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने वास्तव में कायान की उंगलियां नहीं काटी थी। हालांकि यह कोई अमर हथियार नहीं था, फिर भी एक तेज हथियार था। क्या एक संयमित शरीर वाले स्टेज मार्शल अभ्यासकर्ता का शरीर इतना मजबूत हो सकता है? भले ही वह शुरुआती तत्व चरण में कोई भी हो, उनकी उंगलियां काट दी जाएंगी। कायान ने दुर्भावनापूर्ण ढंग से हंसते हुए अपने भयानक सफेद दांतों की पंक्ति प्रकट की और अपनी खून के रंग की आंखों से उसकी ओर देखा। चेंग शाओफैंग को अब कुछ घबराहट महसूस हो रही थी, इसलिए वह जल्दी से पीछे हटते हुए जोर से चिल्लाया, वरिष्ठ भाई नू, मुझे बचाओ। इससे पहले कि शब्द उसके मुंह से बाहर निकलते, कायान पहले ही उसका पीछा कर चुका था और उसके डंडिन के भीतर यान तरल की एक बूंद उसकी इच्छा के माध्यम से उसकी उंगलियों में जाने लगी। इशारा करते हुए वह सीधे चेंग शाओफैंग के सिर के बीच में चला गया। चेंग शाओफैंग ने अपना मुंह खूब खोला और जमीन पर गिरकर सांस लेना बंद कर दिया। उसके माथे पर उसकी खोपड़ी में चॉपस्टिक के आकार का एक छेद हो गया था। छेद बहुत चिकना था। सच तो यह है कि खून की एक बूंद भी बाहर नहीं निकली। आंखें खुली हुई थी। उसकी मरणासन अभिव्यक्ति ऐसी थी जिसमें उसकी पिछली शिकायत का कोई निशान नहीं था। अलार्म की 2 चीखें एक साथ गूंजी। उनकी उत्पत्ति नूताओ और हुमेई ऐसे हुई जिन्होंने चौंकाने वाला दृश्य देखा था। PS, तो इस सप्ताह की आपकी पहली नियमित रिलीज। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन चूंकि मैंने उत्तर देने का वादा किया है, इसलिए मैं उनका उत्तर दूंगा। न प्रश्न, क्या तुम लड़की हो? उत्तर, हाँ। होरोस और 0 प्रश्न, आपकी उम्र कितनी है? उत्तर, 16.5 साल। हाँ सचमुच, मेरी उम्र इतनी ही है। 0 प्रश्न, क्या एजा का मतलब फेरी टेल से एजा स्कारलेट है? आपने TL चीनी उपन्यासों को कैसे बनाया? आपने अब तक पढ़ा सबसे अच्छा बुक्स या ज़्यानिक्स या उपन्यास कौन सा है? उत्तर, हाँ, एजा का मतलब फेरी टेल से एजा स्कारलेट है। एजा बहुत ही दुष्ट और शक्तिशाली है। मेरी शुरुआत तब हुई जब मैंने पहली बार अध्यायों को संपादित करने में मदद करना शुरू किया। फिर कुछ ऑनलाइन चीनी अंग्रेजी की मदद से मुझे एहसास हुआ कि मैं उनका अनुवाद कर सकता हूँ। मेरा मतलब है, मैं इसे बोल और सुन सकता हूँ। बात सिर्फ इतनी थी कि मैंने वास्तव में कभी पढ़ना और लिखना नहीं सीखा, लेकिन अगर मुझे पेन दिया जाए तो मैं इसे पूरी तरह से समझ सकता हूँ। हे, और सबसे अच्छा क्या है? आपके द्वारा अब तक पढ़ा गया सबसे अच्छा बुक्स या ज़्यानिक्स या उपन्यास क्या है? यह एक कठिन प्रश्न है क्योंकि यह पहले CD थी, लेकिन इसका अंत। हालांकि अगर मैं चुनूं तो यह MB होगा, JKS। ये वास्तव में TDG है, भले ही नेली अभी कितना हरामी है। अवधारणाएं बहुत दिलचस्प और रोमांचक हैं। हालांकि मेरा पसंदीदा किरदार निश्चित रूप से डुआन जियान होगा, लेकिन वह उस समय से ही पसंद आ गया था जब वह सामने आया था। और मेरा फेसबुक यहाँ। अध्याय 49 विजय। चेंग शाओफैंग की मृत्यु हो गई। बिना किसी चेतावनी के वह कायान के हाथ के नीचे ऐसे ही मर गया। पिछली बार जब कायान ने स्टॉर्म हाउस के शिष्यों के साथ लड़ाई की थी, हुमेई ने शुरू से अंत तक देखा था। हालांकि वह जानती थी कि कायान की शक्ति महान थी, उसने नहीं सोचा था कि पिछली लड़ाई के कुछ ही दिनों बाद वह इतना मजबूत हो जाएगा। प्रारंभिक तत्व प्रथम चरण चेंग शाओफैंग, उसने केवल कुछ क्षणों के लिए कायान का सामना किया था और सिर पर एक प्रहार से उसकी मृत्यु हो गई। वह कौन सा युद्ध कौशल था? इतना शक्तिशाली युद्ध कौशल कैसे हो सकता है? चेंग शाओफैंग के माथे में छेद इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि कौशल ने खोपड़ी के माध्यम से जलाने के लिए किसी तरह से क्यूई नामक एक मजबूत यान का उपयोग किया था। इस बिंदु पर हुमेई का दिल घबरा गया था, क्योंकि जब उसे कायान की वजह जैसी हत्या के तरीकों के बारे में पता चला तो उसे अंततः पता चला कि कायान के पिछले शब्द कोई मजाक नहीं थे। उसने वास्तव में दूसरों को मारने का साहस किया, जबकि उसके पास ऐसा करने की क्षमता भी थी। नूताओ भी बहुत सदमे में था, क्योंकि उसने अभी कायान के साथ एक मुक्का मारा था और इससे पहले कि वह अपना दूसरा हमला शुरू कर पाता, उसका कनिष्ठ भाई उसके सामने मर गया था। इस अप्रत्याशित दुर्घटना ने उसे सचमुच स्तब्ध कर दिया। आपने वास्तव में कनिष्ठ भाई चेंग को मार डाला। नूताओ चिल्लाया, आपने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया? TL, अच्छा, आपने उसे जान से मारने की धमकी दी। मैं आत्मरक्षा के लिए वोट करता हूँ। पेपर। उसे कुंडली की शक्ति बहुत अधिक अत्याचारी थी। यह निश्चित रूप से कुछ अत्यंत दुर्लभ मार्शल कौशल था। नूताओ थोड़ा डरा हुआ था। उसे डर था कि वह भी उस तकनीक का विरोध करने में असमर्थ होगा। तुम्हें भी मरना होगा। कायान जानता था कि शाखा को नष्ट करने के लिए उसे जड़ को नष्ट करना होगा। इन दोनों लोगों ने यहाँ उसका पीछा इसलिए किया क्योंकि वे उसे मार डालना चाहते थे। इस प्रकार के शत्रुओं के प्रति कायान संभवतः कैसे नर्म हो सकते थे? अब परिस्थितियां पहले से भिन्न थीं। पिछली बार यह एक समूह लड़ाई थी, इसलिए कायान का हाथ स्वाभाविक रूप से अधिक उदार होगा। लेकिन फिलहाल ये दोनों लोग उसकी जान चाहते थे। इन दुश्मनों पर उसे दया नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो बाद में मरने के लिए ही कह रहा था। कायान को जल्दबाजी में आगे बढ़ते देख नूताओ अचानक दुर्भावनापूर्ण ढंग से हंसे, धोखा मत दो और ले आओ। जैसे ही वह चिल्लाया, उसने कायान का स्वागत करने के लिए 2 मुक्के मारे। प्रतिद्वंद्वी केवल संयमित शारीरिक स्तर पर था, तो संभवतः वे अपने अंदर कितना वर्ल्ड क्यूई जमा कर सकते थे। उस समय का मार्शल हमला बेहद शक्तिशाली था, इसलिए इसमें उसकी वर्ल्ड क्यूई का काफी इस्तेमाल होना चाहिए था। दूसरे शब्दों में, वह संभवतः उस प्रकार की पद्धति का दोबारा उपयोग नहीं कर सकता।
इसलिए नूताओ को डरने की कोई बात नहीं थी। जब वे मुट्ठियां टकराईं तो नूताओ को पता चला कि उसने गलती की है। ये कायांग अभी भी अपनी वर्ल्ड क्यूई का उपयोग कर सकता था और हर बार जब वे टकराते थे तो वह कायांग की मुट्ठी से तेज गर्म ऊर्जा रिसने का अनुभव कर सकता था। इस ऊर्जा के कारण नूताओ सिकुड़ गया। हालांकि वह कायांग की तुलना में साधना के उच्च स्तर पर था, लेकिन वह उसे दबाने में असमर्थ था। नूताओ कई जवाबी कदमों के साथ आए, बाएं से दाएं कूदते हुए उन्होंने कायांग से सीधे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं की। वह केवल लड़ाई को तब तक लंबा करना चाहता था जब तक कि कायांग ने अपनी सारी विश्व क्यूई का उपयोग नहीं कर लिया, और उस समय यह ऐसा होगा जैसे कायांग एक चॉपिंग बोर्ड पर मछली थी। नूताओ की रणनीति और विचार गलत नहीं थे। सामान्य स्वभाव वाले शारीरिक स्तर के शिष्यों से निपटने के लिए यह विधि सबसे प्रभावी थी, जिससे प्रतिद्वंद्वी को हराने के बदले में कम से कम नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन कायांग अलग था, क्योंकि उसने ब्राइट यांग स्टोन की यांग क्यूई को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था और उसके मेरिडियन ऊर्जा से भरे हुए थे। यदि चीजें वास्तव में जारी रहीं तो संभवतः सबसे पहले नूताओ की ताकत खत्म हो जाएगी। बहुत जल्द लड़ाई नूताओ के लिए प्रतिकूल हो गई। शुरुआत में कायांग ने वास्तव में संयमित शारीरिक स्तर पर एक विशिष्ट मार्शल प्रैक्टिशनर की तरह काम किया। उनकी मुट्ठियों या शक्ति के बावजूद, हालांकि वे एक विशिष्ट स्वभाव वाले बॉडी स्टेज अभ्यासकर्ता से अधिक मजबूत थे, उन्होंने जो ताकत प्रदर्शित की वह एक संयमित बॉडी स्टेज अभ्यासकर्ता से आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे उसके शरीर पर विभिन्न प्रकार के घाव दिखाई देने लगे, कायांग की ताकत धीरे धीरे बढ़ने लगी। प्रत्येक मुक्का पिछले मुक्कों से अधिक तेज था, उसकी ताकत भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन सबसे डरावना पहलू इनमें से कोई भी नहीं था, बल्कि यह था कि उसकी मुट्ठियों से निकलने वाली प्रचंड गर्म ऊर्जा मजबूत और अधिक प्रचुर होती जा रही थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, समय बीतने और उसे लगने वाली चोटों के संबंध में कायांग की ताकत तेजी से बढ़ी। क्या चल रहा था? जब एक मार्शल प्रैक्टिशनर युद्ध करता था तो जैसे जैसे समय बीतता जाता था और वे जितना अधिक वर्ल्ड क्यूई का उपयोग करते थे, एक मार्शल प्रैक्टिशनर केवल उतना ही कमजोर होता जाता था। ये संभवतः बिल्कुल विपरीत कैसे हो सकता है? एक कप चाय पीने में लगने वाले समय में नूताओ के लिए कायांग के हमलों से बचना कठिन हो गया। एक असफल चकमा के साथ कायांग ने उसके पेट में मुक्का मार दिया। इस मुक्के के कारण नूताओ सांस लेने में असमर्थ हो गया और उसके शरीर पर आक्रमण करने वाली उग्र ऊर्जा भी काफी भयंकर थी और इसने कहर बरपाया। खून से लाल आंखों वाली कायांग को देखकर नूताओ पीछे हटने पर विचार करने लगा। एक चालाक चाल के साथ नूताओ पीछे हट गया और बहुत दूर तक चला गया और हौंकते हुए उसने चिल्लाकर कहा, कायांग, चूंकि तुमने कनिष्ठ भाई चेंग को मार डाला है, तुम बर्बाद हो गए हो। प्रारंभिक तत्व पांचवां चरण। भले ही वे दुश्मन को हरा नहीं सकते थे, अगर वे भागना चाहते थे तो उनका प्रतिद्वंद्वी कुछ नहीं कर सकता था। और इस बारे में नूताओ अत्यधिक आश्वस्त थे, क्योंकि पिछली लड़ाई में उन्हें पता चला था कि कायांग ने कोई शारीरिक मार्शल कौशल विकसित नहीं किया था। यदि नूताओ भागना चाहता तो कायांग उसे रोक नहीं सकती थी और केवल असहाय होकर उसे भागते हुए देखती रहती थी। लेकिन अचानक कायांग ने एक विचार सोचा और उसके डेंटियन के भीतर यांग लिक्विड की आखिरी बूंद बाहर निकली और उसकी उंगलियों पर जूम कर गई। कुछ ही देर बाद कायांग ने अपना दूसरा हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियों को खींचा और एक सनसनीखेज दृश्य सामने आया। यांग लिक्विड की यह बूंद पलक झपकते ही सिकाडापंख जितनी पतली रक्तलाल ब्लेड में बदल गई। जैसे ही ब्लेड का निर्माण हुआ, कायांग के आग्रह के तहत यह उड़ गया। सौ की आवाज आई, एक सुंदर लाल रंग हवा में घुस गया और नूताओ की पीठ में समा गया। नूताओ की दौड़ती हुई आकृति तुरंत कठोर हो गई और एक पुटों के साथ वह जमीन पर गिर गया। जंगल का सन्नाटा एक गाने वाली चिड़िया के रोने से टूटा। इस बीच कायांग की सांसें उखड़ गईं, उसका पूरा शरीर थक गया और थक गया। हुमुइर के दोनों पैर काम रहे थे, उसका पूरा शरीर बर्फ ठंडा था, यहाँ तक कि उसका दिल भी ठंडा था। वह कभी नहीं गई थी, उस पल का इंतजार कर रही थी जब कायांग इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और उसे उसकी मदद मांगनी थी और तब वह अपना लक्ष्य हासिल करने में सक्षम होगी। लेकिन जो भी हो, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वे दो स्टॉर्म हाउस शिष्य जो कायांग को मारने आए थे, उनकी जगह कायांग को मार दिया जाएगा। ये दोनों लोग प्रारंभिक तत्व चरण में थे, एक पहले चरण में और दूसरा पांचवें चरण में। साथ में उन्होंने एक गुस्सेल बॉडी स्टेज प्रैक्टिशनर कायांग के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अंत में न केवल वे हार गए, बल्कि उन्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर भी चुकानी पड़ी। ये सब बहुत अवास्तविक, बहुत दिमाग चकरा देने वाला लग रहा था। अचानक हुमेइर का चेहरा चौंका हुआ हो गया। उसने देखा कि कायांग ने अपना सिर उसकी ओर ऐसे घुमाया था कि ऐसा लग रहा था कि वह उसे खाना चाहता है। उसकी आंखों में एक गहरी और जानलेवा रोशनी चमक उठी। हुमेइर अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गया। यदि तुम हिलने की हिम्मत करो तो मर जाओ। कायांग की बर्फीली ठंडी आवाज गुजर गई। मैं हिलूंगी नहीं। हुमेइर की आवाज में सिसकने की आवाजें थी। उसके निचले पेट पर एक गर्म गीला धब्बा दिखाई दिया। उस पल में वह अपने सभी शिष्टाचार भूल गई थी। वह वास्तव में डरी हुई थी और वह निश्चित नहीं थी कि कायांग वास्तव में उसे मारना चाहती थी या नहीं। जीवन या मृत्यु में वह एक युवा महिला क्या कर सकती थी। कायांग ने अब उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन अपनी संपत्ति लेने के लिए चेंग शाओफैंग और नूताओ के पक्ष में चले गए। एक क्षण में कायांग को कुछ टेल्स और अमरता की गोलियों की 2 बोतलें मिल गईं। अमरता की गोलियों की 2 बोतलें बहुत अधिक नहीं मानी जा सकती थी, लेकिन फिर भी वे कुछ मूल्यवान थीं। यह कोई नुकसान नहीं था, ये सिर्फ शर्म की बात थी, क्योंकि उसे यांग लिक्विड की कड़ी मेहनत से अर्जित बूंदों को खर्च करने के लिए मजबूर किया गया था, जिससे उसका डेंटियन खाली हो गया था। इस महान युद्ध के बाद उसके शिरोबिंदु के भीतर यांग वर्ल्ड क्यूई इस हद तक खत्म हो गई थी कि आधे से थोड़ा कम ही बची थी। क्या आपके पास पैसे की कमी है? जैसे ही हुमेइर ने कायांग को 2 लाशों को लूटते देखा, उसने बोलने का साहस जुटाया। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं जब तक तुम मुझे नहीं मारोगे। हुमेइर को देखकर जो अभी भी फ्लर्ट करने की हिम्मत रखती है, क्या वह अपनी सुंदरता दिखा रही है? यहाँ तक कि जब वह बोलती थी तो बहुत सावधानी और सावधानी से बोलती थी। कायांग ने उत्साहपूर्वक उसकी ओर देखा। ऐसा नहीं है कि मैं एक डाकू हूं, मैं तुम्हारे पैसे का क्या करूंगा? अगर मेरे पास पैसे की कमी है तो मैं इसे खुद कमाऊंगा। अध्याय 50 लाश को ठिकाने लगाना। हुमेइर ने बोलना जारी रखने की हिम्मत नहीं की। बहुत अधिक शब्दों के परिणामस्वरूप नुकसान हो सकता है। कायांग को अपमानित करने का डर था। तुम यहाँ आओ। कायांग ने अचानक उसे अपने पास बुलाया। हुमेइर धीरे से कांपने लगी, उसके आंसू छलकने लगे। उसने कसकर अपने होंठ काटे, पूरे दिल से कायांग से विनती की और एक भी कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। आप किस बात से भयभीत हैं? मैंने तुमसे कहा था कि आओ तो आओ। कायांग ने अधीरता से पुकारा। असहाय और बिना किसी विकल्प के छोड़ दिया गया, हुमेइर केवल कायांग तक चल सकता था। वह धीरे धीरे उसके पास चली गई और जब वह उससे लगभग 5 कदम की दूरी पर थी तब रुक गई और उसे चिंतित होकर देखने लगी। उसके डर को भांपते हुए कायांग को यह हास्यास्पद लगा, लेकिन उसने फिर भी अपना चेहरा वैसा ही रखा। आज्ञाकारी बनो और मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। उसके उदासीन स्वर में एक जबरदस्त एहसास था। हुमेइर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर सिर हिलाया। मैं सुनूंगी। तभी कायांग संतुष्ट हुई। नीचे झुकते हुए उसने नूताओ की लाश को अपने कंधे पर उठाया और चेंग शाओफैंग के शरीर की ओर देखा। तुम उसे लाओ। हालांकि उसे मिचली आ रही थी, हुमेइर ने उसके आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। घुटने टेकते हुए जैसे कि उसके साथ अन्याय हुआ हो, वह चेंग शाओफैंग की लाश को लेने गई।
हालांकि वह एक महिला थी, आखिरकार वह एक मार्शल प्रैक्टिशनर थी और 100 जिन ले जाना वास्तव में कोई बोझ नहीं था। TLN जिन लगभग आधा किलोग्राम 0.5 किलोग्राम है। मेरे पीछे आओ। एक निश्चित दिशा में देखते हुए कायान ब्लैकविंड फॉरेस्ट में गहराई तक चलने लगी। हुमेइर को नहीं पता था कि वह क्या करना चाहता है और न ही उसने पूछने की हिम्मत की और इस तरह वह केवल आंख मूंदकर उसका अनुसरण कर सकी। कायान लाशों को टिकाने लगाना चाहता था। ये जगह पहले से ही काफी उजाड़ थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ कौन सा धोखेबाज जोड़ा थोड़ा साहस करके दूसरे से मिल सकता है। चेंग शाओफेंग और नूताओ की मौत के कारण बहुत खास थे। वे दोनों एक उबलती गर्म ऊर्जा से मारे गए थे जो सीधे उनके महत्वपूर्ण अंगों में घुस गई थी। यदि स्टॉर्म हाउस ने इस जानकारी को आधार बनाकर उनकी मौतों की जांच की तो शायद यह उन तक पहुंच सकती है। इसलिए कायान को लाशों को दूर फेंकना होगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि स्टॉर्म हाउस के लोग उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। दो लोग, एक आगे और दूसरा पीछे, जंगल में गहराई तक चले गए। हुमेइर कई बार झिझके, लेकिन अंत में उन्होंने न बोलने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद अचानक उनके सामने एक झील आ गई। कायान की आंखें चमक उठीं और उन्होंने फैसला किया कि यह यही रहेगा। कायान ने हुमेइर को लाशों को नीचे रखने का संकेत दिया और कायान 2 बड़े पत्थरों की तलाश में चली गई। जब वह वापस लौटा तो उसने इन पत्थरों को चेंग शाओफेंग और नूताओ की लाशों से बांध दिया और झील में फेंक दिया। अपने हाथों को ब्रश करते हुए कायान ने कुछ देर तक बुदबुदाया, अब तुम्हें मेरा साथी माना जा सकता है और तुम्हें पता होना चाहिए कि सही तरीके से कैसे कार्य करना है। समाप्त होने पर वह उसकी ओर तिरस्कारपूर्वक देखने के लिए मुड़ा। इतना कहने पर हुमेइर को कोई आश्चर्य नहीं हुआ और उसने बार बार अपना सिर हिलाया। मुझे पता है। तथ्य यह है कि कायान ये शब्द कह सकती थी, इसका मतलब था कि उसका उसके बारे में कोई बुरा इरादा नहीं था, उसके जीवन की गारंटी थी। हुमेइर का दिल और दिमाग शांत हो गया और वह अनजाने में हौंकने लगी। बुद्धिमान, स्मार्ट युवा लड़कियां हमेशा दूसरों को पसंद आएंगी। कायान हल्के से हंसे। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो कायान वास्तव में नहीं जानती थी कि हुमेइर से कैसे निपटना है, क्योंकि अगर उसने उसे नहीं मारा तो वह हमेशा एक खतरनाक तत्व बनी रहेगी। आज की सारी घटनाएं उसने देखी, हालांकि अगर उसने उसे मार डाला तो वह ऐसा करने में सक्षम नहीं था। शुरू से अंत तक हुमेइर ने उसे बिल्कुल भी घायल नहीं किया, वह केवल किनारे पर खड़ी होकर देखती रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वजह से उसे मारना पड़ा। ये कुछ ज्यादा ही अनुचित था। इतने लंबे समय तक चलने के बाद कायान ने इसके बारे में सोचा था। ये पूरा मामला पूरी तरह से चेंग शाओफेंग और नूताओ द्वारा प्रेरित था और अगर उसने उन्हें नहीं मारा तो वह बस बैठा रहेगा और अपनी मौत का इंतजार कर रहा होगा। इसलिए भले ही हुमेइर ने इस घटना के बारे में खबर फैलाई, कायान को थोड़ा भी डर नहीं था। क्या तुमने बहुत से लोगों को मार डाला है? हुमेइर अब और अधिक साहसी थी, उसे लगा कि उसका जीवन सुरक्षित है। कायान ने अपना सिर हिलाया। मैं पहली बार किसी को मार रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा कि आपके वार बहुत अनुभवी थे और जब आपने उन्हें मारा तो आपने अपनी भौहें भी नहीं सिकुड़ी। ऐसा नहीं लग रहा था कि यह आपका पहली बार है, हुमेइर ने असंबद्ध होकर कहा। इतना कहने के साथ ही कायान ने अपना माथा सिकोड़ लिया। ये सच था, ये पहली बार था जब उसने किसी की हत्या की थी। उसे जरा भी डर क्यों नहीं लगा? हालांकि उसे कोई उत्तेजना महसूस नहीं हुई, लेकिन उसे कोई डर नहीं लगा। उस समय उसका ध्यान केवल युद्ध पर था और उसका दिमाग केवल उन्हें मारने के बारे में सोचता था। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो ये सब थोड़ा समझ से बाहर था। आप मुझ पर विश्वास करते हैं या नहीं, यह आप पर निर्भर है। कायान ने आगे समझाने की जहमत नहीं उठाई। झील के चारों ओर चक्कर लगाते हुए वह उस स्थान से सबसे दूर उस स्थान पर चला गया जहां उसने लाशें गिराई थीं। वहां कायान के कदम रुके और सबसे पहले झील में गोता लगाया। इस लड़ाई के दौरान कायान को बहुत सारे घाव मिले थे। उसे वापस लौटने से कम खुद को साफ करने की जरूरत थी। हुमेइर झील के किनारे खड़ा इंतजार कर रहा था, साथ ही अंदर जाने के बारे में भी सोच रहा था। अगर पहले ऐसा होता तो वह कायान को भड़काने जरूर जाती, लेकिन अब उसमें हिम्मत नहीं थी। अपना स्नान समाप्त करने और वापस आने तक प्रतीक्षा करते हुए हुमेइर ने अंततः कहा, थोड़ी देर रुको, मैं भी स्नान करना चाहता हूँ। इतनी लंबी यात्रा के लिए उस शव को ले जाने के बाद हुमेइर को हर जगह असहजता महसूस हुई। महिलाओं को हमेशा साफ सफाई पसंद रहेगी। ठीक है, कायान ने धूप सेंकने और अपनी ताकत वापस पाने के लिए एक पत्थर पर लेटने से पहले अपने कपड़े निचोड़ते हुए उत्तर दिया। कपड़े उतारने की हिम्मत न करते हुए हुमेइर सीधे झील में चली गई और उसका शरीर पानी में मछली की तरह सुंदर पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। समय समय पर वह चुपके से पीछे मुड़कर देखती थी कि क्या कायान उसे देख रहा है, लेकिन उसके पास उसे देखने के लिए तारांकन भी नहीं था। यह हुमेइर के लिए बहुत बड़ा झटका था। क्या वह जरा भी प्रभावित नहीं हुआ? आधे घंटे के अच्छे समय के बाद हुमेइर अंततः खुद को धोकर साफ हो गई और किनारे पर आ गई। तारांकन कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए थे। उसकी उत्कृष्ट और आकर्षक आकृति पूरी तरह से प्रकट हो गई थी। स्पष्ट रूप से वह अपने लाल गालों के साथ कायान के पास चली गई और उसके साथ धूप में बैठने के लिए बैठ गई। कायान ने उसे देखने के लिए अपनी आंखें खोली। उसकी नजर उस पर पड़ी। हुमेइर ने अपना सिर नीचे झुका रखा था। चित्र वास्तव में अच्छा है, कायान ने सिर हिलाते हुए बुदबुदाया। हुमेइर ने अपने गहरे लाल होठों को चबाया। उसकी अभिव्यक्ति समझ से बाहर थी। मैंने वास्तव में किसी पुरुष के साथ इस प्रकार की चीजें नहीं की हैं, इस हद तक कि एकमात्र पुरुष जिसने मेरे शरीर को छुआ है वह आप है अकेला। पिछले कुछ वर्षों में मैं जिस तरह से व्यवहार करता हूं उसका एकमात्र कारण एक है, समूह को कुछ और प्रतिभाशाली लोगों को भर्ती करने में मदद करना और दूसरा स्काई टॉवर और स्टॉर्म हाउस शिष्यों के बीच संबंधों को तनावपूर्ण बनाना है। परेशान करना भी मेरा एक मकसद बन गया था। ये सुनकर कायान ने उसकी ओर गहराई से देखने से पहले उसे घूरकर देखा। तुम्हें विश्वास नहीं है? हुमेइर के गाल बहुत लाल थे। ये रहस्य उसने पहले कभी किसी को नहीं बताया था। बाहर के लोग सचमुच सोचते थे कि वह हर रात पुरुषों को थकाकर खेलती है। बाहर से उसे राजकुमारी, मेरी औरत कहकर पुकारा जाता था, लेकिन उसकी पीठ पीछे उसे फुहड़ तारांकन कहा जाता था। मुझे विश्वास है, कायान ने सिर हिलाया, लेकिन इसका मुझसे क्या संबंध है? हुमेइर का चेहरा काला पड़ गया और वह जबरदस्ती मुस्कुराने लगी। भविष्य में मैं अब तुम्हें परेशान करने नहीं आऊंगी। आज दोपहर की घटना का उस पर कुछ ज्यादा ही प्रभाव पड़ा। उसे यह कहते हुए सुनकर कायान अपने दिल को आराम महसूस करने से नहीं रोक सका, क्योंकि आखिरकार उसे इस असुविधा से छुटकारा मिल गया था। हुमेइर के कपड़े सूखने तक इंतजार किया, उसके बाद ही दोनों झील के किनारे से निकले। दूसरों की नजरों और कानों से बचने के लिए कायान और हुमेइर जल्दी ही अलग हो गए। प्रत्येक ने अपना अपना संप्रदाय वापस कर दिया। अपनी लकड़ी की झोपड़ी में लौटने के बाद उन्होंने कोलिंग ड्रैगन स्ट्रीम पर जाने से पहले कुछ देर आराम किया। इस महान युद्ध ने उसकी कड़ी मेहनत से अर्जित यांग लिक्विड को खत्म कर दिया था। स्वाभाविक रूप से उसे जल्दी से अपनी यांग वर्ल्ड क्यूई को फिर से भरना होगा, अन्यथा जब वह दोबारा इस प्रकार की स्थितियों का अनुभव करेगा तो उसके पास इससे निपटने का कोई रास्ता नहीं होगा। न केवल उसने 2 बूंदें पी लीं, बल्कि उस शक्ति ने कायांग के दृढ़ संकल्प को बहुत अधिक जगह दिया, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यांग लिक्विड की ताकत इतनी भयानक होगी।
वह केवल टेम्पर्ड बॉडी 8वें चरण में था। यदि उसकी खेती अधिक होती तो कायांग लिक्विड और भी अधिक शक्तिशाली नहीं होता। कारण चाहे जो भी हो, कायांग अपना प्रशिक्षण फिर से शुरू करने के लिए उत्सुक था।